नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन पर महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी में 3 चरणों के मतदान के बाद अब सभी दलों का फोकस चौथे चरण के मतदान पर है। हालांकि चौथे चरण के मतदान का चुनावी शोर आज शाम को थम जाएगा। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान है। ये 9 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा है। प्रचार मैदान में आज बीजेपी की ओर से अमित शाह, सीएम योगी, तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और बीएसपी के लिए मायावती और कांग्रेस के लिए प्रियंका चुनाव प्रचार मैदान में हैं। उधर चौथे चरण के इस रण में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही हैं, जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग भले ही सबसे ज्यादा अखिलेश और बीजेपी में छिड़ी हो, लेकिन चौथे फेज में बीएसपी फैक्टर को कमजोर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि अवध के इलाकों में बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक है। बीएसपी के वोटर को इस बार साइलेंट भी माना जा रहा है। एक खास बात यहां पर आपको बताते चले कि अवध इलाके में जिस पार्टी की जीत होती है, कहा जाता है कि प्रदेश में उसी की सरकार बन जाती है। 2000 के नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अवध क्षेत्र में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। लखनऊ की 9 सीटों में बीजेपी ने 8 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया, जबकि ये चौथा चरण सपा और बसपा और कांग्रेस के लिए ठीक नहीं रहा। सपा को 4, बसपा जबकि कांग्रेस को 2-2 और अपना दल को 1 सीट मिली। अयोध्या की सभी 5 सीटें, बलरामपुर की सभी 4 और गोंडा की सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब बीजेपी इन जिलों में एक बार फिर से पुराना दबदबा साबित करने की बड़ी चुनौती यहां पर अपने सामने देख रही है, तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस पर इस विजय रथ को रोकने की चुनौती है। सीधा सवाल यहां पर यह भी बनता है कि आखिर अवध का सुल्तान कौन है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु नमस्कार, स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक साहब नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज मिश्रा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मनोज जी, सबसे पहले आप ही के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। 3 चरण का चुनाव हो चुका है। चौथे चरण को लेकर जो है चुनाव प्रचार तेजी से किया जा रहा है। आज आखिरी दिन है। चौथे चरण को किस तरीके से देखते हैं? किस पार्टी के लिए इसे बड़ी चुनौती मानते हैं? किसके लिए रास्ता आसान है या यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है? प्रीति जी, 9 जिले और 60 सीटें, 60 सीटों में 51 जिसके पास हो, साथ में एक अगर जोड़ दें गठबंधन तो 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को है और 2 सीटें सपा, 2 सीटें बसपा, 2 कांग्रेस। और आप जब परिचय दे रही थी उस दौरान आपने कहा कि जो साइलेंट वोटर हैं उनकी भूमिका मुझे लगता है इस बार ज्यादा होगी। ठीक बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और 403 में 325 सीटें आई या 312 खुद की रही, बाकी गठबंधन को 325, उस दौरान अगर इस क्षेत्र में कांग्रेस, सपा और बसपा 2-2 सीटें पाती हैं और जिसके पास सबसे ज्यादा होता है या जो सबसे हाइट पे होता है, तो कहीं ना कहीं बचाने को या ट्रैक रिकॉर्ड को रिपीट करने का दबाव उस पर ज्यादा होता है। लेकिन बदली परिस्थिति में जिस तरीके से 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव में बहुत सारी चीजें, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, बांदा, तो ये आप बुंदेलखंड भी है, अवध भी है और पिछले रिकॉर्ड को रिपीट करने का प्रेशर। और जहां इस बार एक बात प्रीति जी नजर आई पूरे चुनाव में, चाहे प्रचार की बात कर ले, चाहे वो वोटों की बात कर ले, पक्ष और विपक्ष 2 खेमे में बंट गया है। जो भाजपा के साथ है गठबंधन साथ, वो भाजपा सरकार के साथ में, और जो विपक्ष में है कहीं न कहीं या तो वो मूक सहमति उसकी है या अखिलेश से गठबंधन में है। तो लड़ाई अवध क्षेत्र में या इन 60 विधानसभा क्षेत्रों में 1, 2, 4, 10 सीटों की बात नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने की, अपनी सीटें बचाने की, वहीं समाजवादी पार्टी बदली परिस्थिति में विपक्ष में जिस तरीके से कांटे की टक्कर हर जगह दिख रही है, वो भी ज्यादा से ज्यादा, चूंकि सत्ता के बड़े दावेदारी वो भी शो कर रही जनता के सामने, तो उसके सामने बड़ी चुनौती है। और चूंकि राजधानी है, लखनऊ है, 9 में से 8 सीटें भाजपा के पास थी, कई वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, तो इसलिए बचाना और तोड़ना दोनों के सामने कड़ी चुनौती है और वही प्रयास हमको आपको दिख रहा है। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अखिलेश ने हर एक, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो वहां से जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके उन
सीटों पर अपना दबदबा कायम किया, वहां पर अपनी पकड़ बनाई, और फिर साथ ही साथ सुभाषपा अध्यक्ष जो है ओपी राजभर, उनके साथ अब यहाँ पर मुख्य भूमिका रहने वाली है अब जो चुनाव होने वाला है चौथे चरण में। इसके अलावा निषाद पार्टी और ये सब दलों के साथ जो गठबंधन किया, वो कितना अब यहाँ पर असर दिखाएगा चौथे चरण में? प्रीति जी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 चरण के चुनाव में गठबंधन जयंत और अखिलेश का था, लेकिन जिसकी जिसकी वोटिंग कल हुई अभी 20 तारीख को, वहां पे तो यादव लैंड या खुद ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह अखिलेश यादव शिवपाल का ही क्षेत्र रहा है। अब इसके बाद जो नए गठबंधन है, नई चुनौतियां हैं, वैसे भी जैसे जैसे पूर्वांचल में बढ़ते जाएंगे, चाहे राजभर हो चाहे वो निषाद पार्टी हो, जो जिसके साथ में भी है, तो छोटे छोटे दलों का गठबंधन पक्ष और विपक्ष की मदद भी करेगा। और जिसको जिसके सीटें मिलेंगी, आप ये एक बात देखिएगा, अति पिछड़े जो वोटर्स को हम कहीं न कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन उनका परिणाम या उनका वोट बूथ स्तर पर कहीं बड़ा खेल करते हुए दिखेगा, ऐसा आपको लगता है? ठीक है, आप यहाँ पर दोनों ही दलों के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं, और सपा प्रवक्ता से भी हम जानना चाहेंगे। मोहम्मद तारिक जी, आपने सुना पॉलिटिकल एक्सपर्ट को, सीनियर जर्नलिस्ट को, तो उनका ये मानना है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती, साथ ही साथ आपके लिए भी चुनौती कि उस पिछले बार के जो विजय रथ है उसको रोकने की बड़ी चुनौती है। आप किस तरीके से देखते हैं चौथे चरण को? क्या चुनौती मानते हैं यहाँ पर, बीजेपी से अपना मुकाबला देखते हैं? ये तो बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारा मुख्य मुकाबला हमेशा बीजेपी से था और है और अभी भी है, और जो चरण हो चुके हैं उसमें हमारे अभी साथी प्रवक्ता ने जैसे कहा कि यादव लैंड, तो मैं यादव लैंड और इस तरीके का लैंड तो किसी को मानता नहीं हूँ। सब गरीब लैंड है और किसान लैंड है और मजलूमों का लैंड है, जिनको परेशान किया इस पार्टी ने, उनका लैंड है। तो इसको यादव लैंड या किसी तरीके का लैंड तो बिल्कुल ना कहें। मैं समाजवादी की तरफ से इस तरीके की बातों का खंडन करता हूँ। दूसरी बात, हम जो फेजेस होके आए हैं उसमें बहुत अच्छा जीत रहे हैं। आप रिपोर्ट्स को उठा के देख लीजिए। अब इस फेज में एक बहुत अहम सीट है लखीमपुर भी इसी फेज में होना है। लखीमपुर को आप भूलिएगा नहीं, ना किसान भूला है, ना उधर का किसान भूला था और ना इधर का किसान भूला है, ना अवध का भूलेगा। और जो जिन क्षेत्र में, क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूं वो भी इसी से सीट जुड़ी हुई है, वो छोटा मुद्दा नहीं था। जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ बिहेवियर किया है, इन्होंने किसानों की हर आवाज को कुचला है, उनको परेशान किया है, जिसका जवाब किसान ईवीएम पे देगा इनको आने वाले टाइम में। और उधर वेस्टर्न यूपी से आप जोड़ लीजिए, वहां से देता आया है और इस फेज में तो जबरदस्त देगा, क्योंकि इसी फेज में लखीमपुर भी है। अगर फेजेस वाइज किसी को कैलकुलेट किया जाता है तो किस फेज में कौन से लोकल मुद्दे हैं, ये भी बहुत अहम होते हैं। इस फेज में लखीमपुर भी आने वाला है और लखीमपुर में कैसी बर्बरता होती है, बिल्कुल कौन से मुद्दे यहाँ पर अहम रहेंगे उस पर मैं तारिक जी बात करूंगी। लेकिन क्योंकि आपसे मैं चुनौती पूछ रही हूँ, तो एक बार बीजेपी से भी हम जान लेते हैं कि क्या वो यहाँ पर अपने लिए बड़ी चुनौती देख रहे हैं, या 2017 की तरह परिणाम यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट होने वाले। कृष्ण मोहन जी, क्योंकि आपने 2 लोगों को सुना है और एक जो सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी आपने सुना, जो कि बेहतर चीजों को ग्राउंड से समझते हैं, तो वो तो बड़ी चुनौती मान रहे हैं बीजेपी के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं चौथे चरण को? जिस तरह से हमने चरणों में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के हम आ रहे हैं, ऐसे चौथे चरण होगी और चौथे तो सारे हो जाएंगे। नेटवर्क नहीं है। कृष्ण मोहन जी, रोकना चाहूंगी, तकनीकी खराबी के चलते आपकी आवाज जो है ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपके पास लौटूंगी, अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि इस तकनीकी दिक्कत को दूर किया जाए। और यहाँ पर कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, चौथे चरण में रायबरेली और अमेठी भी है जहाँ पर चुनाव होना है, और यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ इन्हें माना जाता रहा, लेकिन हालांकि इससे पहले हमने देखा कि ये सीट जो है वो निकल गई कांग्रेस के हाथ से। तो अब इस बार क्या यहाँ पर दोबारा से कांग्रेस अपनी जमीन तलाश पाएगी? अमेठी की अगर बात करें, और इन चौथे चरण को किस तरीके से देखते हैं अपने लिए? कांग्रेस पार्टी संकल्प लेकर चुनाव लड़ी कि हमें सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक रायबरेली अमेठी की बात है, ये तो घर है कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार की मजबूती भी है। इसके अलावा जो 9 जिलों में चुनाव हो रहा है, इसमें पीलीभीत भी है, जहां पर सांसद वरुण गांधी जी हैं, वो लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसके अलावा वो लखीमपुर खीरी भी है, जहां पर टैनी मंत्री जी के बेटे ने 4 किसानों को शहीद किया और लगातार वरुण गांधी उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। वरुण गांधी वहां प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह वहां उन्नाव भी है। उन्नाव में जहां विधायक सेंगर ने एक लड़की का बलात्कार किया और बाद में मुकदमा दर्ज के दौरान भी बहुत हो हल्ला होता रहा।
और साथ में ठीक है, आप ये रितु सिंह दूसरी भी चुनाव दलों लड़ की रही है। कमजोरियां गिना रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से स्ट्रांग हैं, कैसे कौन से ऐसी चीजों को देखते हैं जिनके आधार पर आप कह रहे हैं कि हाँ फिर से हम यहाँ पर मजबूती के साथ आएंगे? कांग्रेस पार्टी ने तो वहां काम किया है, 32 साल बेशक हो गए हो कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वहां लगातार रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, वहां लगातार काम करा। इसके अलावा शुगर मिल भी लगाई है, कांग्रेस पार्टी के दौर में ही लगी। इस सरकार में कोई एक नई शुगर मिल तो याद नहीं आ रही, किसी को भी याद नहीं आएगी। हाँ, जरूर शुगर मिलों में इन्होंने रंगाई पुताई जरूर करी है। इसके अलावा जैसे हर लखनऊ का जरी का काम है लखनऊ में, और लखनऊ का चिकनकारी का काम है, वो जरूर इस सरकार में चौपट हुआ है। इसी तरह ठीक है, कोरोना की वजह से वो तो सभी चीजों पर असर पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से भाजपा के कार्यालय तो बने हैं नहीं, अंबानी अडानी और अमीर हुए हैं। 100 रुपए का सरसों का तेल भी 200 का हुआ है, इसी सरकार में हुआ है। तो वो सब चुनौती सरकार के साथ है, रोजगार घट गए, महंगाई बढ़ गई, आवारा पशु से किसान परेशान है। चाहे रायबरेली अमेठी का हो, चाहे सुल्तानपुर का हो, चाहे लखीमपुर खीरी का हो, रात को फसलों की रखवाली किसानों को करनी पड़ रही है। वो सब चीजें सरकार के खिलाफ जा रही है। पुलिस भर्ती, फौज भर्ती नहीं हो रही है, नौकरी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है लगातार। बिजली के बिल पे इन्होंने लूटा है, 40 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का बेचा है इन्होंने। रसोई गैस सिलेंडर आप देखिए कैसा 1000 रुपए का बेचा। पूरे 5 साल इन्होंने लुटाई करी। अब विकास के मुद्दे की जगह इसलिए 80 बनाम 20, भारत पाकिस्तान चर्बी उतार दूंगा, भूस भर दूंगा, बक्कल उतार दूंगा, शिमला बना देता हूँ, इस मुद्दे पे इसलिए लगातार एग्रेसिव बोल रहे हैं, हेट स्पीच की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ विचारधारा पे चुनाव लड़ रहे हैं, धर्म जाति पर हम लोग चुनाव लड़ नहीं। ठीक है कृष्ण मोहन जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो चुनावी मुद्दे हैं उनसे बीजेपी भटक रही है, 80 बनाम 20 करने की कोशिश की जा रही है। जिन्ना से शुरू हुआ 80 बनाम ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, तो यहाँ पर अब एक और यहाँ पर नया मुद्दा आ गया आतंकवाद का, जो हम देख रहे हैं कि चौथे चरण के मतदान में आतंकवाद के मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाया जा रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी अब अपने मुद्दों से भटक रही है और राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है? हेलो कृष्ण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। यहाँ पर कांग्रेस से अभिमन्यु भी पूछ रहे हैं कि हम धर्म राजनीति नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, जाति धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर बीजेपी अपने मुद्दों से भटक रही है? अब आतंकवाद का एक नया मुद्दा यहाँ पर जिन्ना से शुरू हुआ चुनाव प्रचार, 80 बनाम 20 हुआ, गर्मी निकालने की बात की गई, और अब ये आतंकवाद पर यहाँ पर जो है फोकस बीजेपी कर रही है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं आपको बता दूं प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा रहा है विकास, समाज का सर्वांगीण विकास हो। उसी मुद्दे पर हम हमारे स्थापना काल से लेकर आज तक हम चलते रहे और विकास ही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। परंतु कौन सा विकास? हम ढेर सारे विकास कर ले, क्या ये समाज असुरक्षित रहेगा तो हम विकास को विकास मानेंगे क्या? क्या ये समाज आतंकवादियों के हवाले कर दिया जाए, हम सुरक्षित विकास मानेंगे क्या? तो उत्तर प्रदेश में यदि कोई आतंकी है, उसका कोई परिवार का सदस्य है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि समाजवादी है और कांग्रेस है। तो ये पहले चरण में याद नहीं आया सर, ये चौथे चरण में याद आ गया जब अहमदाबाद मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। उनकी बात आती रही है, यही कांग्रेस है। हमारे मनु त्यागी जी विकास की बात करते हैं तो विकास के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? क्यों 80 बनाम 20? क्यों मुजफ्फरनगर दंगे? 80 बनाम 20 में उनकी बात, उत्तर प्रदेश लोग हैं जो विकास चाहते हैं। 80% वो लोग उत्तर प्रदेश में अधिक करना चाहते हैं। 80% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक विकसित राज्य देखना चाहते हैं। 80% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। परंतु 20% वो लोग हैं जो अपराध चाहते हैं, आईटीएस सेक्टर चाहते हैं, इनकम फ्रॉम टेरर चाहते हैं। 20% वो लोग उत्तर प्रदेश में 400 दंगे कराते हैं। 20% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में सर नैरेटिव बदलने की बात क्यों आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पहले चरण से चौथे चरण तक आते आते यहाँ पर कई बार नैरेटिव आपने बदल लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी आपके नैरेटिव को पूरा जवाब दे रही है, वो भी उसी नैरेटिव पर काम कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपने आतंकवाद के एक नए मुद्दे को और जोड़ दिया है, तो ऐसे तो सवाल उठेंगे ही ना। प्रीति जी, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि हमने 5 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, तो इसकी बात हम जनता के बीच में कर रहे हैं। हम 44 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। हम तो नहीं सुन रहे कहीं सर, आप किसी भी संबोधन में इन्वेस्टमेंट लेके आए तो उसकी बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में
5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए तो उसकी बात कर रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ समाज को सुरक्षित रहने के रखने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की और रूलिंग पार्टी की है। तो यदि कोई अपराधी है, यदि कोई आतंकवादी है, यदि किसी पार्टी से उसका संबंध है, तो हम समाज को उसकी बातें रखेंगे। ये आतंकवादी लोग हैं, ये वही लोग हैं जो समाज को असुरक्षित रखना चाहते हैं, ये वही लोग हैं। ठीक है मोहम्मद तारिक जी, जवाब दीजिए, लेकिन सवाल एक ये भी है क्योंकि हमने इससे पहले देखा राष्ट्रवाद का मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाता आया है। 2017 2019 का लोकसभा चुनाव, एक बार फिर से इस हथियार को उठा लिया गया है आपके अगेंस्ट। क्या लगता है इससे इस बार फिर नुकसान उठाना पड़ेगा? जी बताइए। जी तारिक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, बताइए। जी बीजेपी ने अब आपके अगेंस्ट एक और यहाँ पर एजेंडा सेट कर दिया आतंकवाद का। हमने इससे पिछले चुनाव में भी देखा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है उस पर बीजेपी फायदा लेती है और बीजेपी को फायदा मिलता भी है। पिछले चुनावों को अगर हम देखें तो उसमें ऐसा साबित भी हुआ है। अब यहाँ पर चौथे चरण में आतंकवाद का एक नया मुद्दा उठाया है और आपके लिंक आपके साथ, आपके संरक्षण कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आतंकियों को संरक्षण देती है, तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग इस तरीके की राष्ट्रवाद की बात हमेशा बीच में लेके आते हैं, वैसे इनको राष्ट्रवाद नहीं आता है। राष्ट्रवाद का त्याग और बलिदान, उसकी डेफिनेशन भी पूरी इनको नहीं आती होगी। और राष्ट्रवाद की बात करने वाले अगर राष्ट्रगान की बात कर लिया जाए तो पूरा आएगा नहीं। मुझे तो पूरा याद रहता है हमेशा। ये हुए, इसके बाद अब इस चीज को छोड़ दीजिए। और जो लोग जेएनयू में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जिस लड़के ने गोली चलाई थी, उसको ये तुरंत निकलने के बाद माला पहना देते हैं। उसको कैसे परिभाषित करेंगे जेल से निकलने के बाद? जब ये इस तरीके के, वो उस घटना को किस कैटेगरी में रखेंगी? आप ये भी पहले देख लीजिए कि उसको आतंकी कैटेगरी में रखेंगी या नहीं रखेंगी। कि प्रोटेस्ट करने वाले जो अधिकार संविधान ने दिया है, वो लोग अगर सड़क पे आते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उनके ऊपर जो गोली चलाएगा उसको आप तुरंत जैसे ही वो बाहर आएगा उसको माला पहनाएंगे। ये 80-20 की बात करेंगे। फिर उसके बाद 80-20 क्या था? किसान किसमें आएंगे? जिनके टायरों के नीचे आपने कील बिछाई थी, वो 80 आएंगे कि 20 में आएंगे? जो 69,000 शिक्षकों को आपने सड़कों पे लाठियों से मारा, उसको किस में रखेंगे? 80 में रखेंगे या 20 में रखेंगे? जिन किसानों के ऊपर छाती पे आपने सीने पे गाड़ियां रौंदी, उनको किस में रखेंगे? 80 में रखेंगे या 20 में रखेंगे? इसका जवाब जरूर कहीं ना कहीं इन लोगों को खुद अपने मन के अंदर झांक के देखना चाहिए। ये तो भाजपा का चरित्र और चेहरा किस तरीके से उछल के सामने आ रहा है लोगों के। ये राष्ट्रवाद की बात ले आएंगे, 80-20 की बात ले आएंगे, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, बस पाकिस्तान की बात करेंगे। फिर उसके बाद ये लोग कब्रिस्तान पे आ जाएंगे, कब्रिस्तान पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे कि आपने जिन्ना का नाम लिया। अब जिन्ना पे ही बता दूं, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्हीं की पार्टियों ने भारत में आजादी से पहले 3 राज्यों में सरकार बनाई थी। इसका जवाब देंगे? इसका जवाब नहीं मांगा जाएगा, इसका जवाब बिल्कुल मांगा जाएगा। इतिहास अपने ठीक है, कृष्ण मोहन जी से पूछ लेते हैं, उनके पास जवाब है इसका। ठीक है मोहम्मद तारिक जी, कृष्ण मोहन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, अब आप पर भी आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए। जी मोहम्मद तारिक जी, ये बताएंगे क्या कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 700 प्रायोजित ये दंगे कराए, वो कौन लोग थे जो जिनके परिवार इस उत्तर प्रदेश में अब नहीं रहे? मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे जो उत्तर प्रदेश में जब आतंकवादी हमले हुए थे तो उन आतंकियों के मुकदमे कौन वापस कर रहा था, जिसको हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि क्या आप आतंकवादियों को पद्म विभूषण दे देंगे? क्या ये उत्तर प्रदेश में वो कौन लोग थे जो सिमी के लोगों से जाकर और उनके रात को मिलते थे और सुबह आके कहते थे कि ये बेकसूर है, और कोर्ट उनको कहती थी कि ये अपराधी, ये आतंकवादी हैं? क्या समाजवादी पार्टी ये बताएगी कि जब बटला हाउस का इनकाउंटर हुआ था तो उसमें सोनिया गांधी रो रही थी और उनके सहयोग में ये समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना? बटला हाउस से कोई लेना देना नहीं है समाजवादी पार्टी का। क्या आप बताएंगे कि वो संजयपुर में जो आतंकवादी पकड़े गए तो समाजवादी पार्टी के सारे नेता गए थे? क्या आप उनसे नहीं रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग आतंकी घटनाएं करते हैं माला आप पहनाते हैं और अपनी सह शाखाओं में जो आरएसएस है और अदर सह शाखाओं में उनको बड़े पद आप देते हैं। हम कभी उत्तर प्रदेश में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का किसी को तगमा है तो वो समाजवादी पार्टी को है। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को लूटने का काम करते हैं, दंगों में दंगे कराते हैं। यही उत्तर प्रदेश, यही वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में पार्कों पर, जिलों पर, थानों पर एक जाति संप्रदाय विशेष के लोग कब्जा करते हैं और कहते हैं उत्तर प्रदेश को सुरक्षित हाथों में देंगे।
ये वही लोग हैं जो ठीक है। उत्तर प्रदेश में 7 घंटे बिजली देते थे। इन्हीं की ये सरकार में देखिए, भाषण दे रहे हैं पूरा। ठीक है, रुकिए कृष्ण मोहन जी। मैं आपके सिर्फ सवालों का जवाब दे रहा हूँ। भाषण इनसे तेज भाषा में और एकदम ठीक है, ऐसा रुकिए देते हैं। कृष्ण मोहन जी, ठीक है, रुकिए। चैनल के डिबेट में भाषण न दें। की बात करते हैं। दरअसल सवालों ठीक का है जवाब कृष्ण मोहन जी, रुकिए रुकिए, भाषण इनसे बेहतर एकदम से शुरू मत हो जाइए, सुनिए भी, रुकिए भी। वाला दे सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक लेकिन है, पहले ही मुझसे बताया गया था कि सवालों का जवाब देना है, भाषण ना दे। नहीं ठीक है सर, भाषण ठीक है। तो मैं अभिमन्यु इससे जी भी बहुत कुछ ही कहना बेहतरीन- चाह रहे हैं। मैंने सिर्फ अभिमन्यु जी बातें बोलिए। कही इनसे, उसका ठीक है, जवाब देना मोहम्मद तारिक चाहिए जी इनको। रुकिए, अभिमन्यु जी बोलिए। देखिए, मैं थोड़ा, मुझे लगता है मैं थोड़ा पांडे जी का जवाब बेहतर ढंग से दे सकता हूँ। मेरे बड़बाबा आजादी के आंदोलन में जेल गए, स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारा पूरा घर जेल गया। हापुड़ जनपद में उनके नाम के पत्थर लगे हुए हैं, चौधरी अतर सिंह त्यागी, बाबा भी जेल में रहे। हमारे परिवार से ताऊ जी फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी 1971 युद्ध में शहीद हुए। दिल्ली में अफ्रीकन एवेन्यू पर उनके नाम से एक रोड भी है, वो इंदिरा गांधी जी ने दी। यानी कुर्बानी देने में हम ही नहीं, सब परिवार, भारत के सब लोग आगे रहे, आगे बढ़ के रहे, सिवाय एक विचारधारा के, जो दौरान अंग्रेजों के साथ में एजेंटगिरी कर रही थी। जहां तक जिन्ना की बात है, सावरकर और जिन्ना की लगभग सेम विचारधारा थी। उन्होंने तो लगातार मांग करी थी कि अलग देश बने, भारत का बंटवारा हो। और जहां तक जिन्ना की विचारधारा आपकी विचारधारा, आपकी विचारधारा, आपने सरकार बनाई। पांडे जी, अरे कृष्ण मोहन जी रुकिए, आप बार बार आप ही थोड़ी बोलते रहेंगे। कृष्ण मोहन जी, आप अकेले नहीं हैं इस डिबेट में, और भी लोग हैं, रुकिए। पांडे जी विचलित मत होइए, आप पता नहीं किन लोगों से बहस करते होंगे। पहली बार किसने दी थी, ये सुनिए, आप सुनिए, अब देखो, हम तो कुर्बानी देने वाले परिवार से हैं। ये भी बता दीजिएगा। और इसके अलावा जहां तक आतंकवादियों के पकड़े जाने की बात है, कल को ये भी कह सकते हैं कि उसका दादा परदादा कांग्रेस को वोट करता रहा, तो ये उसके गिरबान भी पकड़ सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है हमें, कि अगर आतंकवादियों को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख भिन्न था और उसको कोर्ट ने लताड़ा, तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देना चाहिए आतंकवादियों के लिए उनकी क्या राय है। हम तो हम ही नहीं, मतलब भारत का देशवासी ये चाहता है भारत अपराध मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो। लेकिन आतंकवादियों को बढ़ावा किसने दिया? पाकिस्तान में जब बिरयानी कौन खा रहा था? ठीक है, उस पर काम कीजिए ना, एक दूसरे पर आरोप तो मत लगाइए। मैं यहाँ पर ये होना चाहिए कि काम करें उस पर, उसको खत्म करने पर काम करें, ये आरोप तो ना लगाएं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आखिरी सवाल जो है वो मैं मनोज जी यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो एजेंडा है, जो यहाँ पर नैरेटिव है, वो बार बार बदला जा रहा है, अभी आतंकवाद पर सेट हो चुका है चौथे चरण को देखते हुए, तो क्या माना जाए, ये बीजेपी की मजबूरी है या फिर कोई रणनीति? प्रीति जी, पहले भी हुआ और दोबारा फिर जो 7 चरणों को चुनाव में 3 हो चुका, चौथे चरण का चुनाव परसों वोटिंग होगी। तो होता क्या है कि चुनाव खत्म होने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर मुद्दे तय किए जाते हैं। लेकिन पांडे जी, मैं बहुत कुछ तो नहीं, बस इतना जरूर कहूंगा कि चूंकि प्रदेश में 5 साल की और देश में लगभग 7.5 साल की सरकार हो गई, अगर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई दुर्व्यवस्था होती तो नैतिक जिम्मेदारी आप बनती है। अब आप सवाल करने के घेरे में नहीं, बल्कि जवाब देने के घेरे में है, जवाब आपको देना बनता है। लेकिन चूंकि प्रीति जी, चौथे चरण का चुनाव है, अहम चुनाव है। पीलीभीत में फिर उसी मुद्दे पे आऊंगा जो आपका एजेंडा था। पीलीभीत से लेकर के बांदा तक 60 सीटें हैं, 60 में 51 भारतीय जनता पार्टी के पास में है। तो ज्यादा चुनौती अपनी सीटों को बचाने की और अपनी स्थिति बनाए रखने की वो भारतीय जनता पार्टी को है। मजबूरी कहा जाएगा कि मजबूरी को देखते हुए और जो आंकलन किया जा रहा है, सर्वे को देखते हुए, ये पूरी तरीके से एजेंडे यहाँ पर अब सेट किए जा रहे हैं, तो ये रणनीति के साथ साथ एक मजबूरी भी कह सकते हैं बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कृष्ण मोहन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद तारिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया और मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब चौथे चरण का मतदान 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को होना है और ऐसे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार तमाम दलों की तरफ से जोर शोर से किया जा रहा है। हालांकि आज इसका आखिरी दिन है चौथे चरण के चुनाव प्रचार का, तो आज तमाम दिग्गज जो है अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और यहाँ पर नए नए मुद्दों के साथ विपक्षी दलों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्षी दल